जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मियां नवाज साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ और अदलिया के साथ लड़ने का बल्कि मत्था लगाने का फैसला कर लिया है और उसके साथ ही पार्टी खासी परेशान है। पार्टी का ख्याल ये है कि अभी तो हम पाकिस्तान वापस आए नहीं और हमने सारे मामलात को 2017 से दोबारा स्टार्ट कर लिया है, तो फिर हम इक़्तिदार में कैसे आएंगे? ये जो पार्टी के अंदर जो खौफ है, इसकी क्या वजूहत हो सकती है? और आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ वाकई ही जनरल बाजवा और जनरल फैज़ साहब के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते रहेंगे, ये हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल का प्लान बदल दिया है। अब नया प्लान क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और क्या मियां नवाज शरीफ साहब अब प्राइम मिनिस्टर चौथी मरतबा बन सकते हैं या नहीं बन पाएंगे, ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। मियां नवाज शरीफ के बारे में ये इंप्रेशन है कि ये एस्टैब्लिशमेंट से टकराते ज़रूर हैं, बल्कि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर ये मान भी जाएं तो ज़्यादा अरसे तक ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते। कुछ अरसे बाद फिर ये अपने दाएं बाएं ऐसे लोग इकट्ठे कर लेते हैं कि जो इनके कान भरते हैं और फिर ये अपनी तोपों का रुख हमेशा GHQ की तरफ कर लेते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि इनकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरे किए बगैर ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस बार मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। मियां साहब ने अब अपना जो नया बयानिया दिया है उसके अंदर जनरल फैज़ को भी शामिल कर लिया है, उसमें जनरल बाजवा को भी शामिल कर लिया और उसमें 4 जजेस को भी शामिल कर लिया है, जिनमें एक जज इस वक्त भी सिटिंग जज हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उनका नाम जस्टिस एजाजुल एहसन है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले अपनी तकरीर में बाकायदा उनका नाम लिया था और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब डेफिनेटली काजी फायज ईसा साहब के पास वो चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं। तो अब एक ऐसा जज जो आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस बन रहा है, उसके साथ आपने लंदन में बैठ के बाकायदा मत्था लगा लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियां साहब ने अपनी पॉलिसी बदली है। अब वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया को भी आड़े हाथों लेंगे और अपनी पूरी कैंपेन जो है वो इस बुनियाद पे करेंगे। अब अगर उस क्लिप की बात की जाए जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि चलते हुए मुल्क को ख़राब करने में जनरल बाजवा का हाथ था, जनरल फैज़ अमीर का हाथ था, फिर उसके अंदर 4 जजेस शामिल थे और फिर ये वो लोग हैं जिन्हें हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और ये नाकाबिले माफ़ी लोग हैं। अब सवाल ये है कि जब आप अपनी कैंपेन की बुनियाद ही ऐसी शर्त पर रख रहे हैं कि ये नाकाबिले माफ़ी हैं, इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आने वाले दिनों में जनरल फैज़ का एहतसाब भी करेंगे, आप जनरल बाजवा का भी एहतसाब करेंगे, आप 4 जजेस का भी एहतसाब करेंगे और एक ऐसा जज जिसने फ्यूचर में चीफ जस्टिस बनना है उसका भी आप एहतसाब करेंगे। जब आप ये एहतसाब की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर आपको इलेक्शन कौन लड़ने देगा? और फिर ये एक नया क्राइसिस तो नहीं है जो मियां नवाज शरीफ साहब पैदा करने वाले हैं। पार्टी ने बार बार ये समझाया था कि हमारी हिस्ट्री है कि जब हम किसी एक जनरल को या रिटायर्ड जनरल को जब हम तनकीद उसके ऊपर करते हैं तो एक ख़ास हद तक तो अदारा उसको बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन जब हम उसका बाकायदा मुहासबा शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ केसेस बनाते हैं, तो फिर पूरा इदारा इकट्ठा हो जाता है। और उसमें ये हमेशा जनरल मुशर्रफ साहब की मिसाल दी जाती है कि जब हमने जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ काम शुरू किया था तो आप देख लें कि आने वाले जनरल सब उनके खिलाफ थे, आर्मी चीफ उनके खिलाफ थे, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि हमारे एक एक्स आर्मी चीफ जो है उसको गवर्नमेंट गिरफ्तार कर रही है या उसको गिरफ्तार कर लिया गया है या उसको सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया गया, तो फिर आर्मी उसके लिए खड़ी हो गई और अल्टीमेटली हमारी हुकूमत चलेगी। अब भी अगर हम जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे या जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे तो डेफिनेटली फिर हम वहीं मामलात को ले जाएंगे जहां 2017 में जाके ख़त्म हुए थे। पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब को समझाती रही, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कल की तकरीर में बाकायदा जनरल फैज़ हमीद का नाम ले लिया और जनरल बाजवा साहब का नाम भी ले लिया। अब यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं कि मसलन फ़र्ज़ कर लें कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये नैरेटिव ठीक है कि 2017 में इनकी गवर्नमेंट को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब ने मिल के हटाया था। अब यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि उस वक्त DGISI जनरल फैज़ हमीद नहीं थे, उस वक्त DGISI नवीद मुख्तार साहब थे और जनरल नवीद मुख्तार मियां नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं। अब सवाल ये है कि अगर ISI उसके अंदर इन्वॉल्व हुई थी तो फिर डेफिनेटली आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व हुए, क्योंकि DG तो वो थे। और अगर DG की इतनी रिट नहीं थी कि उनके नीचे जो DGC थे और उन्होंने इतनी बड़ी साजिश कर ली, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि चेन ऑफ कमांड टूट गई। फिर फौज के अंदर फिर हम किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, फिर वहाँ पे हर शख्स आज़ाद है। इस बात को दिल नहीं मानता, तो जब दिल नहीं मानता तो ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ साहब को फिर जवाब तो देना पड़ेगा कि नवीद मुख्तार साहब को कहाँ रखेंगे वो। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे जाएँ
तो अब मसला ये है कि जनरल बाजवा साहब ने आपकी गवर्नमेंट गिरा दी, ठीक है, और गिराई होगी डेफिनेटली, क्योंकि मियाँ साहब कह रहे हैं तो इस चीज़ को मानना चाहिए। लेकिन फिर 2019 में आपने उसी जनरल बाजवा को आपने एक्सटेंशन दे दी, और एक्सटेंशन देने के लिए आपने बाकायदा मीटिंग बुलवाई लंदन में, और वहाँ पे हुसैन नवाज साहब से कहा कि आप कुरान मजीद लेके आएँ। और उस मीटिंग में 11 या 12 लोग शामिल थे और सारे सीनियर लोग थे, और उन सब के सामने कुरान रखा गया कि यहाँ से जो बात होगी वो बाहर नहीं निकलेगी। और फिर कुरान के ऊपर हल्फ लेके कहा गया कि आपने पाकिस्तान जाना है, पूरी पार्टी को तैयार करना है कि हमने जनरल बाजवा साहब की अनकंडीशनल हमायत करनी है, और इसके बदले में हम उनसे कोई चीज़ तलब नहीं करेंगे, और हमने उनकी एक्सटेंशन करनी है। अब सवाल ये था कि आपने बाकायदा खुद फैसला किया, और फैसला करके आपने कुरान मजीद पर हल्फ भी लिया, फिर लोगों को पाबंद भी किया कि ये इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। गो राना तनवीर साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान आते ही इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, सब लोगों को पता चल गया था। और उसी इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने जाके मामलात को सेटल करना है, क्योंकि उस वक्त पार्टी का ख्याल ये था कि ख्वाजा आसिफ साहब के जनरल बाजवा साहब के साथ बहुत अच्छे आइडियल रिलेशनशिप हैं, तो ये मामलात को वहाँ पर भी सेटल करेंगे और उसके बाद पार्टी के अंदर भी सेटल कर लेंगे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया पार्टी ने कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको ये नहीं कहा था कि हमने अनकंडीशनल खुले दिल के साथ हमायत करनी है, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट से कोई प्लान मांगा जाए और उसके बाद फिर थोड़े से नखरे करके हम ही भरी जाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आते ही सबको कह दिया कि मुझे मियाँ साहब ने मैसेज दिया है कि हमने अनकंडीशनल बगैर कुछ सोचे समझे हमने फौरी तौर पर जनरल बाजवा साहब की हमायत करनी। अब सवाल ये है कि 2017 में पनामा केस अगर फ़र्ज़ करें कि जनरल बाजवा साहब लेके आए, गो उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ नहीं थे, और फिर उन्होंने आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला करवा दिया, तो हो सकता है उन्होंने फ़ैसला करवा दिया, फिर उन्होंने आपकी गवर्नमेंट गिरा दी, हो सकता है उन्होंने गवर्नमेंट गिरा दी, फिर 2018 में उन्होंने इलेक्शन करवा दिए और उस इलेक्शन में उन्होंने इमरान खान साहब को जितवा दिया। ये बात वैसे बड़ी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब आप एक सुराख से डसे जा चुके हैं, तो फिर आपको किसने कहा था कि 2019 में उसी शख्स को जो आपका इतना ज़्यादा दुश्मन है कि उसने आपको ना टिकने दिया और ना आपकी गवर्नमेंट बनने दी और आपके वोट भी खा गया, उसकी फिर आपने एक्सटेंशन करवा दी? ये अजीब सी बात है। मियां नवाज शरीफ साहब के पास इसका क्या जवाब है? और इससे अगर आगे चले जाएं तो फिर उसी जनरल बाजवा के साथ आपने डील करके 2022 में अपनी गवर्नमेंट बना ली, और उस गवर्नमेंट में आपने अपने भाई मियां शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवा लिया आपने, और फिर उसी से कहा कि पंजाब के अंदर हमारी हेल्प करें और हम हमजा शहबाज को वहाँ पे सीएम बनाना चाहते हैं, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया था और उसके बाद वहाँ पे क्राइसिस भी पैदा हुआ। फिर आपने 6 मरतबा जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन की ऑफ़र करवाई मियां शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए। मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहते हैं कि 6 मरतबा उन्होंने जनरल बाजवा साहब से कहा था कि आप अगले इलेक्शन तक अपने टेन्योर को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ क्राइसिस वहाँ पे पैदा हुआ है जिसकी वजह से मामला नहीं चली। यहाँ पे मैं एक वैसे इंफॉर्मेशन करेक्ट भी करता चाहूँ, इसमें कोई शक नहीं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते थे कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ले, दूसरी मरतबा एक्सटेंशन ले और इलेक्शन तक वो रहें, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मरतबा रजिस्ट किया था और जिसकी वजह से फिर जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली थी। लेकिन आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, आपके अपने भाई थे जो बार बार एक्सटेंशन की ऑफ़र कर रहे थे जनरल बाजवा साहब को, तो आप अपने भाई का आपको मुहासबा करना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि आप किस बुनियाद पर इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसका ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब को जवाब देना पड़ेगा कि आप अगर इतने ही खिलाफ थे, अगर उन्होंने आपको इतना ही नुकसान पहुँचाया, तो आप बार बार उनकी तरफ मोहब्बत की नज़रों से क्यों देखते रहे? और इसका मतलब ये हुआ कि या फिर पहली बात गलत है या फिर दूसरी बात गलत है। अब मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, और पार्टी का पहले ये ख्याल था कि हम सब लोग जाएंगे, 1 मिलियन या 10 लाख लोग एयरपोर्ट पहुंचेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेंगे, फिर उनको कंधों में बिठाएंगे और कंधों पे उठा के उन्हें मीनार पाकिस्तान ला के बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। लेकिन अब पार्टी ने अपना प्लान चेंज कर लिया। अब पार्टी का ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए सिर्फ पार्टी के बड़े बड़े लोग जाएंगे, लीडरशिप जाएगी एयरपोर्ट, मियां साहब जब जहाज़ से निकलेंगे तो उनका वहाँ पे इस्तकबाल किया जाएगा और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए, एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर के ज़रिए मियां साहब को मीनार पाकिस्तान लाया जाएगा और वहाँ पे उस वक्त 10 लाख लोग मौजूद होंगे और मियां नवाज शरीफ साहब का फ़कीदुल मिसाल वहाँ पे इस्तकबाल होगा। फिर मियां साहब तकरीर करेंगे और उसके बाद उसी हेलीकॉप्टर पे उन्हें घर पहुँचा दिया जाएगा, वो तशरीफ़ ले जाएंगे रायवेंड। अब सवाल ये है कि जब पार्टी ने पहले ऐलान किया था कि 10 लाख लोग एयरपोर्ट जाएंगे, तो अब इस प्लान को तब्दील क्यों किया गया? पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी अजम्पशन थी कि जब हम मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान करेंगे तो लोग खुशियों के शादियाने बजाएंगे
लेकिन उससे उलट मामला हुआ। अब जिस भी एमएनए एमपीए से कहा जाता है कि आप लोग लेकर आएँ, वो वादा कर लेता है कि जी बिल्कुल फिक्र ना करें, 10,000 बंदा मेरी तरफ से लिख लें, 50,000 बंदा मेरी तरफ से लिख लें। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो फिर वो दाएं बाएं देखना शुरू कर देता है और फिर वो हामी नहीं पड़ता। बल्कि अब लोगों ने पार्टी के अंदर ये भी कहना शुरू कर दिया है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ आएंगे तो उस वक्त पेट्रोल तकरीबन 400 रुपये लीटर हो चुका होगा। फिर बिजली के जो बिल आएंगे सितंबर के अंदर और अक्टूबर के अंदर, वो बड़े खौफनाक होंगे। और फिर एक गैस का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो रहा है और इस बहरान के दरमियान इलेक्शन होंगे कि पाकिस्तान के अंदर गैस नहीं होगी और जो होगी उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा। फिर चीनी की कीमतें जो होंगी वो बड़ी खौफनाक होंगी, महंगाई का जो रेशो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इन सारी सूरत हाल के अंदर जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आएंगे तो हम लोगों को कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि लोग तो अब मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जब इंफॉर्मेशन निकली, बहुत ज़्यादा निकली, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये महसूस हुआ, क़यादत को ये महसूस हुआ कि ये फिजिबल नहीं है कि 10 लाख लोग सड़कों पे आके मियां नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से ले सकें। तो फिर इसको तब्दील किया गया कि अब एयरपोर्ट नहीं जाया जाएगा, वहाँ पे मीनार पाकिस्तान के अंदर एक बड़े जलसे का अहतमाम किया जाएगा, लाइटें लगाई जाएंगी जैसे इमरान खान साहब लगाते थे, वहाँ पे डीजे का बंदोबस्त कर लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि मियां नवाज शरीफ साहब को शाम के अंधेरे में वहाँ लाया जाए ताकि लाइटों के ज़रिए साबित किया जाए कि बहुत बड़ा भरपूर किस्म का जलसा है। और फिर मीडिया और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके ये बताया जाए कि पाकिस्तान के तमाम वोटर बाहर निकल आएँ। तो ये जो पॉलिसी के अंदर तब्दीली है उसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फर्स्ट टाइम पहली मरतबा ये महसूस हो रहा है कि अब शायद लोग इनके साथ ना आएँ। अब सवाल ये है कि लोग इनसे नाराज़ क्यों हैं। उसकी 4-5 वजूहात हैं। पहली वजह जो है वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब बार चले जाते हैं। तो इस बार जब बाहर गए तो लोगों का दिल टूट गया, लोगों का ख्याल ये था कि इस बार मियां नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की कीमत बढ़ी, फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ी, फिर गैस की कीमत में अब इजाफा हो रहा है, इसने लोगों की कमर तोड़ दी है। फिर महंगाई बड़ी खौफनाक है और लोग पिछले 16 महीनों को इस महंगाई का जिम्मेदार करार देते हैं। फिर पार्टी के अंदर बड़ी रिफ्ट है, पार्टी इस वक्त तकरीबन एक दूसरे से नाराज़ है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने रोका था और उससे पार्टी के अंदर नाराज़गी है। फिर अब एक नया तस्वर पार्टी के अंदर ये पैदा हो रहा है कि जो बड़े इक़्तिदार वाले ओहदे हैं वो सारे के सारे शरीफ फैमिली के लिए। सीएम जब बनेगा वो शरीफ फैमिली का बनेगा, प्राइम मिनिस्टर जब बनेगा शरीफ फैमिली का बनेगा, अब तो बल्कि वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट भी शरीफ फैमिली का बनेगा। तो जब पार्टी के सारे आला ओहदे और मुल्क के सारे आला ओहदे जो हैं वो सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए हैं, तो फिर हम पार्टी के अंदर क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त एक सवालिया निशान जो चौधरी निसार साहब ने उठाया था वो पार्टी के अंदर प्रवेल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से पार्टी को महसूस हो रहा है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ढीला हो गया। फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फुल सपोर्ट नहीं दे रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। इसमें कोई शक नहीं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है और ये सोचा जा रहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को ही होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट नहीं मिल रही। और ये जब नहीं मिल रही तो उससे भी ज़ाहिर है फील हो रहा है कि शायद हम उतना इस्तेकबाल नहीं कर सकेंगे। और फिर पीटीआई ने कल्चर पाकिस्तान का बदल दिया हुआ है। पीटीआई ने जो सोशल मीडिया कंपेन्स किए हैं उसमें उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये जो पुराने लोग हैं ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हैं और यही असल में मसला है पाकिस्तान का। जब तक ये हैं पाकिस्तान दुरुस्त नहीं हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ें जिन्होंने मिल मिला के मियां नवाज शरीफ साहब जो उनके इस्तकबाल के लिए खासा मुश्किल बना दिए मामलात को। अब सवाल ये है कि मियां साहब वाकई 21 अक्टूबर को आएँगे या नहीं आएंगे, इसका फैसला अगले हफ्ते में होगा। याद रखिएगा कि अभी काजी फायद ईसा साहब की तरफ से जब फाइलें निकलना शुरू होंगी, जब बेंच बनेंगे और कुछ बड़े फैसले होंगे तो फिर ये फैसला किया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर आएंगे तो क्या ये गवर्नमेंट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे।